नमस्कार साथियों, पुनः आप सबका स्वागत मेरे चैनल और इस वीडियो में। आज की वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों के लिए है जो लेखन कार्य में रखते हैं रुचि, यानी कि लेख में, आलेख में, शोधालेख में किसी पुस्तक के लिए मांगे गए आलेखों या लेखों में यदि रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है एज अ फ्यूचर, भविष्य में कुछ सप्ताह या महीनों के बाद। उस पुस्तक के लिए आप कुछ विषयों पर अपने लेखों को या आलेखों को भेज सकते हैं। विषय क्या है वह मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, और क्या नियम है आलेख भेजने के वह भी बताऊंगा, और तारीख वगैरह क्या है, कैसे करेंगे संपर्क, कैसे भेजेंगे, क्या ईमेल है, ये सभी बातें आपको वीडियो में आगे दी जाएंगी। और एक मुख्य चीज़, यदि आप साहित्य में रखते हैं रुचि और साहित्य के साथ साथ यदि आप ऐतिहासिक साहित्य में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप साहित्य के विद्यार्थी रहे हों या भाषा के विद्यार्थी रहे हों या नाट्य शास्त्र या नाटक नृत्य से संबंधित रखते हों अपने किसी विषय को, अपनी रुचि को, या फिर रीति भक्ति आधुनिक समसामयिक विषयों पर श्रृंगारिकता को लेकर, सौंदर्य शास्त्र को लेकर अपनी कोई विशेष समझ या दृष्टि रखते हैं तो यह वीडियो और यह आलेख भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पुस्तक प्रकाशित होगी ये ISBN नंबर के साथ प्रकाशित होगी और इससे अब बेफिक्र रहिएगा। और जो आपको क्षमा कीजिए, जो आपके लेख हैं वह आपको 20 नवंबर तक भेज देने हैं। अक्टूबर चल रहा है, 4 अक्टूबर है या 3 अक्टूबर है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय है। 20 नवंबर तक आपको अपने आलेखों को भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़, PDF में कन्वर्ट करके फाइल को मत भेजिएगा, हाथ से लिखकर फ़ोटो खींचकर भी मत भेजिएगा। टाइप करिएगा या टाइप करवाइएगा किसी भी माध्यम से, किसी से भी, और उसको MS वर्ड की कॉपी में सेव करके भेज दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो शब्द सीमा है जो लिखने की वह है 1500 से लेकर 2000 शब्दों के बीच में आपको लिखना है, और MS वर्ड के कृतिदेव 10 फॉन्ट में लिखना है। MS वर्ड कृतिदेव का 10 फॉन्ट या मंगल फॉन्ट में टाइप करके आपको अपने लेखों को भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि कुछ समस्या आती है किसी लेख को समझने में, संवाद करने में, कोई बातचीत करनी है, कोई जानकारी चाहिए, तो एक मैंने फ़ोन नंबर दिया है नीचे डॉक्टर मुकेश चंद्र का, उनसे आप संपर्क करिएगा। और जो संपादक भी हैं उस पुस्तक के, उनसे संपर्क करिएगा। और कुछ जानकारी अगर छूट जाती है, किसी जानकारी में कोई समस्या होती है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब मुख्य चीज़ जो है विषय, कि किन विषय पर लिखना है और क्या उसके संदर्भित उप विषय होंगे, उसकी बात करते हैं। इस पुस्तक का जो विषय है वह रखा गया है हिंदी साहित्य में अलंकार योजना। क्षमा करें, हिंदी साहित्य में अलंकार योजना। जो साहित्य या काव्य शास्त्र को जानते समझते हैं वह इस नाम और इस टर्म से परिचित भी होंगे, क्योंकि साहित्य में शास्त्र का और उसी शास्त्र में अलंकार शास्त्र का एक विशेष स्थान है। काव्य शास्त्र का ही एक मुख्य भाग या हिस्सा होता है, या कहें कि जब आप किसी घर में या किसी के घर में किसी व्यंजन का निर्माण करते हैं, उस व्यंजन को या भोजन को पकाने के लिए जिन जिन एलिमेंट्स या वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में उस खाने या भोजन में स्वाद नहीं आता है, उसी प्रकार साहित्य और काव्य शास्त्र के मर्म को आपको जानना है, उसकी भावनाओं और विचारों को अपने में उतारना है, तो उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अलंकार, जो उस साहित्य के भावों में सौंदर्य प्रकट करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो उसी विषय, उसी योजना के परिधि के चारों तरफ गूंजता है यह पुस्तक और उसके उप विषय। पुस्तक का नाम फिर से बता दूं, हिंदी साहित्य में अलंकार योजना। लगभग इसके 20 से अधिक विषय हैं। हर विषय पर यदि 1-1 मिनट भी लूँगा तो आधा घंटा और लग जाएगा। 5 मिनट आप सुन चुके हैं तो लगभग 40 मिनट का वीडियो आपको सुन पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए कुछ विषयों के बारे में बताऊंगा और सभी विषयों को सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके लिस्टेड में कर दूंगा। पहला विषय, वीर सतसई में अलंकार योजना।
आप जो भी मैं नाम बोलूँगा उसके पीछे अलंकार योजना अपने आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ के बाद अलंकार योजना बोलना पॉसिबल नहीं है और ठीक भी नहीं है। समय भी बर्बाद होगा, आपको सुनने में भी इरिटेशन होगा। पहला विषय है वीर सतसई में अलंकार योजना। अगला विषय है समकालीन कविता की अलंकार योजना। फिर एक विषय है धूमिल धूमिल की कविता में अलंकार योजना, और उससे अगला विषय है नई कविता की अलंकार योजना। फिर एक और विषय है अज्ञे काव्य में अलंकार। फिर है मुक्तिबोध की कविता में अलंकार योजना। अलंकार योजना बोलना ज़रूरी नहीं, तो आप विषय को कुछ का कुछ समझ लेंगे। मुक्तिबोध की कविता में अलंकार योजना। उसके बाद का विषय है निराला काव्य में अलंकार योजना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर एक अगला नाम आता है पंत काव्य में अलंकार योजना। यहाँ पंत से मतलब है सुमित्रा नंदन पंत की अलंकार योजना। फिर एक विषय है छायावाद के आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद और उनकी रचना कमायनी में अलंकार योजना। और एक विषय और है प्रिय प्रवास, जो उपन्यास है जिसे हिंदी साहित्य के कुछ लोग पहला, कुछ लोग कई कारणों से दूसरा तीसरा भी मानते हैं, प्रिय प्रवास में अलंकार योजना। और एक और विषय है छायावाद से ही इर्द गिर्द है छायावादी कविता में अलंकार योजना। फिर पुनः जाते हैं मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अलंकार योजना। एक विषय यह भी है मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अलंकार योजना। और उसी के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है ऐतिहासिक दृष्टि से भी, जिसका नाम है साकेत में अलंकार योजना, जिसकी नायिका लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है और उसके इर्द गिर्द रामायण को बुनने का गुथने का प्रयास किया है कविवर मैथिली शरण गुप्त ने। तो उन्हीं की रचना साकेत में अलंकार योजना एक विषय है। अगला विषय है द्विवेदी युगीन काव्य में अलंकार योजना और भारतेंदु के काव्य में अलंकार योजना। दो अलग अलग विषय है, द्विवेदी युगीन काव्य में अलंकार योजना और भारतेंदु के काव्य में अलंकार योजना। अब हम जाते हैं विषय के मध्यकाल में जिसमें एक विषय रखा गया है रहीम सतसई में अलंकार योजना। फिर एक और विषय है भूषण के काव्य में अलंकार योजना और अगला विषय है बोधा के काव्य में अलंकार योजना। ठाकुर आलम बोधा उन तीन कवियों का मिश्रण है, उसमें से एक कवि हैं बोधा के काव्य में अलंकार योजना। जो रीतिकाल को जानते समझते हैं वे इस नाम से परिचित है। रीतिकाल का एक बेहद जगत प्रसिद्ध नाम है यहाँ घनानंद की बात है, धनानंद नहीं। धनानंद वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसका वध किया था या नष्ट किया था, विनाश किया था। यहाँ धनानंद नहीं है, शब्द है घनानंद के काव्य में अलंकार योजना। एक और इसमें कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य में अलंकार योजना। फिर एक और विषय है पद्माकर के काव्य में अलंकार योजना। पद्मावती नहीं है, पद्माकर है। पद्माकर के काव्य में अलंकार योजना। फिर एक और विषय है देव के काव्य में अलंकार योजना। फिर है बिहारी सतसई में अलंकार योजना। सबसे पहला विषय था वीर सतसई में अलंकार योजना और यहाँ विषय है बिहारी सतसई में अलंकार योजना। रीतिकाल का बहुत एक जगत प्रसिद्ध नाम है जिसका नाम है केशवदास, क्षमा कीजिए, केशवदास की अलंकार योजना। साथ ही साथ एक विषय और है केशव की ही एक रचना, बहुत जगत प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका, जिसे बोलते हैं केशव की रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका में अलंकार योजना एक विषय यह रखा गया है। एक विषय और है रीति काव्य में अलंकार योजना। पूरे रीति काव्य के जो तीन मुख्य भाग हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, तीनों ही काव्य को गुथते हुए आप रीतिकालीन काव्य की अलंकार योजनाओं को उद्धृत कर सकते हैं अपने लेख में। अगला विषय है सूर साहित्य में अलंकार योजना। जी हाँ, सूर साहित्य में अलंकार योजना और संत साहित्य में अलंकार योजना। और से मतलब दो विषय हैं, सूर साहित्य में अलंकार योजना और संत साहित्य में अलंकार योजना। एक और विषय है इसके बाद रामचरितमानस, तुलसीदास की बेहतरीन रचना या कहें कि सर्वश्रेष्ठ रचना, उसी को केंद्र में रखा गई है कि रामचरितमानस में अलंकार योजना। फिर एक और विषय है पृथ्वीराज रासो में अलंकार योजना, जो बहुत बेहतरीन रचना है, ऐतिहासिकता की दृष्टि भी बहुत अच्छी रचना है ये। उसी रचना के इर्द गिर्द पृथ्वीराज रासो में अलंकार योजना। फिर एक विषय है विद्यापति के काव्य में अलंकार योजना।
विद्यापति, एक ऐसा कवि जिसने साहित्य में एक नई वैचार की नई धारा का प्रवाह उद्दीप्त किया। तो उनके काव्य में क्या है अलंकार योजना, ये आपको बताना है। और उन्हीं विद्यापति की एक रचना है जो सूची का अंतिम से सेकंड लास्ट विषय है, पद्मावत में अलंकार योजना। मूवी भी बनी थी पद्मावती, लेकिन यहाँ है पद्मावत। पद्मावत में अलंकार योजना और तुलसी साहित्य में अलंकार योजना, यानी कि आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक के कवि, उनके काव्य, उनकी रचनाओं केंद्रित ही इसमें आपसे लेख आलेख मांगे गए हैं। और केंद्र में है सभी की अलंकार योजना। भाषा नहीं लिखनी है आपको, शैली नहीं लिखनी है, उनके काव्यों की विशेषताएं भी नहीं लिखनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लेख किस केंद्रित हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे कि विषय है तुलसी साहित्य में अलंकार योजना, आपको तुलसी के साहित्य की भाषाओं को चित्रित नहीं करना है, ना ही किस प्रकार से उन्होंने अपने काव्य को प्रस्तुत किया है, शैली क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, ये भी नहीं बताना है। अपने काव्य को सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए किन किन वस्तुओं या किन किन तथ्यों का प्रयोग किया है, अपने काव्य को सौंदर्य का जामा पहनाने के लिए तुलसीदास ने, उसे कहेंगे अलंकार। जिसमें कई प्रकार के अलंकार होते हैं। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं या लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि किसी भी लैंग्वेज के आप विद्यार्थी आप समझते होंगे कि अलंकार होती क्या है, कैसे, क्योंकि एक स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के ही शरीर को सौंदर्य अलंकारों आभूषणों से प्राप्त होता है, गहनों से प्राप्त होता है। उसी प्रकार किसी भी काव्य के सौंदर्य में यदि आप सौंदर्यपन के दर्शन करना चाहते हैं, उसका सौंदर्य शास्त्र रूप में अध्ययन करना चाहते हैं, तब आपको अलंकारों की आवश्यकता होती है। और अलंकारों का प्रयोग किस प्रकार उस काव्य के किस वाक्य के किस शब्द के स्थान पर करेंगे, ये आपको तय करना है। आप रूपक का, उपमा का, यमक का, शैलेश का, उत्प्रेक्षा का, अनुप्रास का, कितने प्रकार के अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं अपने काव्य को सौंदर्य की दृष्टि से, इस बात का याद रखिएगा, आपको अपने लेखों में लिखना है। और जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये लेख मांगे गए हैं शोध आलेख के साथ। तो अपने सभी लेखों में जो भी आप लिखते हैं, और दो चीज़ें और छूट गई बताऊँगा, अपने सभी लेखों में रेफरेंसेस ज़रूर दीजिएगा, संदर्भ ज़रूर दीजिएगा, चाहे पर पेज के नीचे दें या लेख खत्म होने के अंत में दें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बिना रेफरेंसेस, बिना प्रमाणिक तथ्यों के अभाव में हो सकता है आपका लेख स्वीकार भी ना किया जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आप एक से अधिक विषयों पर भी लेख भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, इसके कंफर्मेशन के लिए जो मैंने फ़ोन नंबर दिया है आपको, उससे कंफर्म कर लीजिएगा। यदि आप मान लीजिए भक्ति काल में सूरदास और तुलसीदास के मानस पे आप कोई रचना भेजना चाहते हैं, दो कवि हैं और दो लेख भी, तो आप भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, तो क्या उसके नियम हैं अतिरिक्त, वह आप दिए गए फ़ोन नंबर जो मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर मुकेश चंद्र का, उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और कुछ सहयोग राशि भी मांगी गई है, क्षमा कीजिएगा, कुछ सहयोग राशि भी मांगी गई है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये सहयोग राशि लेख के लिए नहीं मांगी गई है, ये सहयोग राशि इसीलिए मांगी गई है कि जब आपका लेख, जैसा कि मैंने कहा, स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा कहें या बहुत कहें बिगड़ा हुआ है, आपसे जो लेख के लिए राशि, इसीलिए यदि आपका लेख चयनित होता है तो एक पुस्तक आपको यदि आपका लेख चयनित होता है तो उसके बाद पुस्तक आप तक भेजी जाएगी। यह उसी पुस्तक का मूल्य कह लीजिए, और साथ ही साथ कुरियर चार्ज या पोस्टल चार्ज भी है जो कि आपसे मांगा गया है। कितना चार्ज है वह दिए गए फ़ोन नंबर से आप संपर्क कीजिएगा। और एक और आएगी दिए गए फ़ोन नंबर से संपर्क कीजिएगा। और लेख आपको 20 नवंबर तक भेज देने हैं। और हाँ, लेख एक ईमेल आईडी पर भेजना है आपको। एक ईमेल आईडी मैंने दी है नीचे, हाँ, मुकेश चंद्र की ईमेल आईडी दी है, उसी ईमेल आईडी पर आपको अपने लेखों को भेजना है। और एक बात और, हिंदी भाषा में ही अपने लेखों को भेजिएगा। हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में आपके लेखों को स्वीकार
नहीं किया जाएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। लगभग 30 से 35 विशेष में है आलेख के लिए। यदि कोई विषय आप स्पष्टता से समझ नहीं पाए हों या सुन नहीं पाए हों, वीडियो को रिपीट करके आगे पीछे करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई विषय को समझने में या सुनने में समस्या हुई हो। और इसके साथ ही मैं स्वयं साहित्य का विद्यार्थी था कुछ वर्षों पूर्व तक, तो वही 2-3 वर्षों का मेरे पास साहित्य का ज्ञान है और शोध का ज्ञान है। तो उसी दृष्टि से यदि आप मुझसे भी कुछ हेल्प चाहते हैं, लेख आलेख या दिए गए विषयों को लेकर कोई टीका टिप्पणी, तो आपका उसमें भी स्वागत है। अपने लेखों को भेजिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आप बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है लेखक को और इस पुस्तक में दिए गए लेखों को। आप बीए कर रहे हैं और आपकी रुचि है, आपको लगता है कि आप लेख लिख सकते हैं, इन विषयों पर आप लेख भेज सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी कहीं मेंशन नहीं है कि आपका शोधार्थी होना ज़रूरी है इस पुस्तक के लिए लेख को भेजने के लिए। आप बीए के हों, एमए के हों, एमफिल के हों, पीएचडी के हों, या टीचर हों, या बीएड के हों, या एमएड के हों, या साइंस के हों, कॉमर्स के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी रुचि है, आप लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं, लेखों को भेजिए, आपके लेख का स्वागत है। जो भी मैंने बातें बताई उसको लेकर कोई द्वंद्व, कोई सवाल, कोई उलझन हो तो मुझसे करें सवाल। और इसी महीने एक और नया यूट्यूब चैनल चालू करने वाला हूं, जो कि समसामयिक मुद्दों को लेकर, जैसे कि ज्योग्राफी के मुद्दे, समाजशास्त्र के मुद्दे, सोशल वर्क के मुद्दे, राजनीति विज्ञान के मुद्दे, संविधान के मुद्दे और कानून से संबंधित मुद्दों को लेकर मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊंगा और एक नए तरीके से बनाऊंगा। उस चैनल का वेट करिए, जल्द से जल्द या इसी महीने के सेकंड वीक में आपको वो भी चैनल मिल जाएगा। उसको भी सपोर्ट कीजिएगा, अपने प्यार को बढ़ाइएगा और सुझाव दीजिएगा कि किन किन विषयों पर आप वीडियो चाहते हैं। हर विषय पर वीडियो बनेगा, क्योंकि इस चैनल पर ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया चैनल, जिसमें केवल एजुकेशन रिलेटेड स्कॉलरशिप, फेलोशिप, एडमिशन, परीक्षाएं, शोधालेख, वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट, पोइट्री, इन्हीं की सूचना दी जा सकती है। लेकिन अन्य और भी मुद्दे हैं दुनिया में, समाज में, उसको भी जानना समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है, जो आफ्टर पीएचडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और पीएचडी करते वक्त भी बहुत ज़रूरी, खाली पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक दृष्टि में भी जीवन में उतारना बेहद ज़रूरी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये अतिरिक्त सूचना 2 मिनट की मैंने आपको दी, जो वीडियो का पार्ट नहीं था लेकिन मेरे चैनल का पार्ट ज़रूर है। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो का वेट करिएगा। एक 30 सेकंड की और सूचना, यदि आप महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार में आवेदन करे हैं एमफिल और पीएचडी के लिए, और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में आवेदन किया है एमफिल पीएचडी, बीएड, एमएड और एमबीए के लिए, उनकी परीक्षाओं की तिथि आ गई है। उसको लेकर मैंने 2 अलग अलग वीडियो बनाए हैं, उनको ज़रूर देखिए और अपने परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट और अपना समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम।